वेलकम टू स्टडी ग्लोस। नॉलेज इज पावर। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे और आप भी बहुत अच्छे से होंगे। आज फिर आपके लिए एक बहुत प्यारी सी वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग आज एक बार फिर से करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। ये न्यूज़ बेसिकली GS1 के पार्ट से ली गई है जिसमें हम इंडियन सोसाइटी को हिस्ट्री के साथ मिला के पढ़ेंगे। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी के काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इंटरलिंक करते हैं। जी हाँ, इंडियन सोसाइटी की एक बुक आती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप चेक करेंगे तो इंडियन सोसाइटी के टॉपिक्स करंट अफेयर से लिए जाते हैं। आज जो मैं आप लोगों को करंट अफेयर करवा रहा हूँ इसमें दोनों चीजें इंक्लूड हैं, यानी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है और फिर इसको हम इंडियन सोसाइटी के साथ लिंक भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हमने एक एडिटोरियल एनालिसिस किया। बेसिकली काफी बार आपने देखा होगा कि हमारे लिए काफी सारे ऐसे एडिटोरियल होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और खासकर हमारे मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आंसर राइटिंग के टाइम पे हम लोगों को ऐसे शब्दों की जरूरत पड़ती है जो बहुत ही अलग से हों, और हमें क्योंकि एनालिसिस काफी करना पड़ता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एडिटोरियल पेज पढ़ें। लेकिन सारे एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं जिनको हम लोग अपने GS के साथ लिंक कर सकते हैं। ऐसा ही टॉपिक एक आपके लिए लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के साथ साथ आप ये भी समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को एडिटोरियल का पेज पढ़ना पड़ता है। आज बेसिकली हम बात करेंगे रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अगर ये प्रश्न बन भी जाए तो किस तरीके के वर्ड आपको यूज करने हैं, इसके लिए कोई पर्टिकुलर बुक नहीं आएगी। ये टॉपिक बेसिकली दो जगहों से लिया गया है, एक तो हिस्ट्री का भी है और दूसरा पार्ट इकोनॉमिक का भी जुड़ेगा, और फिर ये आपको इंडियन सोसाइटी के साथ भी जोड़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कास्ट का वर्ड यूज हुआ है, फिर इसमें इकोनॉमिक का वर्ड यूज हुआ है और फिर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हुआ है जो कि डायरेक्टली सोसाइटी से लिंक करेगा। चलिए शुरू करते हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको पढ़ते हुए ये भी समझ में आए कि आप जब खुद एडिटोरियल पेज पढ़ें तो किस तरीके की चीजें आपको फॉलो अप करनी पड़ेंगी। दिस इज अबाउट मी। आई होप आप सब लोग जानते हैं आई एम टीचिंग हिस्ट्री, GS हिस्ट्री एज ऑप्शनल इन इंडियन सोसाइटी, having experience of 9 year and being as a top educator on a different platform। आज फिर से आपके साथ एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग फॉर द 2023, रिमेंबर दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ द स्टडी ग्लो, where you will get near about 1000 art classes, NCERT live classes. Apart from that, you will get the entire classes of GS1, GS2, GS3 and GS4, and included the essay writing, and we are going to start some of the doubt clearing session as well. So इस पूरे सेशन के अंदर मैं आपको हिस्ट्री और प्लस एज ए ऑप्शनल भी पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। आइए टॉपिक को शुरू करने से पहले जरा आउटलाइन पढ़ लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। रोल ऑफ कास्ट इन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा जो बच्चे 2023 2024 के लिए जा रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी कोई चीज न्यूज में आ जाए वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यूपीएससी कोशिश भी यही है कि उन चीजों के बारे में पूछा जाए जो करंट में हो, ताकि एक बच्चे का प्रॉपर इंटेलेक्चुअल लेवल चेक किया जाए। मैं काफी बार बता चुका हूं कि ये बुक्स की लड़ाई नहीं है, आपको एक वे ढूंढना पड़ेगा, और आप सब जानते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर काफी है। इसको कम करने के लिए और किस तरीके से ये एक बाधा बन सकती है हमारी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। क्या आप मानते हैं इस बात को कि कास्ट सिस्टम से हमारी जो ग्रोथ है वो वैसी नहीं हुई, इकोनॉमिकल टर्म के तौर पे देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाई जैसे दूसरे देशों ने किया है। शुरुआत करने से पहले आज जो इंट्रोडक्शन रहेगी, एक तो हम इसमें कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहेगा। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग करंट की चीजें जोड़ेंगे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म फिर से हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एंड फाइनली हम इसको कंक्लूजन करेंगे और कंक्लूड करके बताएंगे कि आखिर क्या बेटर होना चाहिए था और कहाँ पे हमसे चूक हो गई और क्या क्या चीजें हैं जो हो रही हैं और हम बेटर फ्यूचर क्या देख पा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज में क्या है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ चुका है, और रोल ऑफ कास्ट जो है, अब तो कास्ट सिस्टम है, क्योंकि कास्ट को आप बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, पूरा एंड इरेडिकेट नहीं कर सकते।
ये एक सोसाइटी का एक हिस्सा होता है, लेकिन कम किया जा सकता है। ये कहना कि पूरी तरीके से हम 1 साल के अंदर खत्म कर देंगे, इट विल टेक सम टाइम, ये समय लेगा और समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं। लेकिन इस बीच में हमें एक ध्यान बहुत जरूरी रखना पड़ेगा, कहीं ये कास्ट सिस्टम हमारी इकोनॉमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को तो नहीं रोक रहा है, हमारी डेवलपमेंट के लिए एक खतरा तो नहीं बन रहा है। क्या यही वो कारण है कि अभी तक हम लोग पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाए? आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और क्या जो हमारी पेस होनी चाहिए थी इकोनॉमिक को लेके, जॉब्स को लेके, एक एक चेंज जो हमें देखना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। क्या उसके पीछे एक फैक्टर आप ये भी देखते हैं? ये प्रश्न आपको अपने आप से पूछने चाहिए और फिर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। अब इस पूरी न्यूज को जरा देखते हैं। जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो पहला शब्द ये बनता है कि कास्ट किसे कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करके देखेंगे, क्योंकि टर्म्स जब कोई भी एडिटोरियल पेज में यूज की जाती हैं तो वो बहुत अच्छी होती हैं, कि कास्ट सिस्टम एक बहुत ही अलग एक इंस्टीट्यूशन की तरफ देखा जाता है। इट्स अ इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन। याद रखिएगा, कभी प्री का क्वेश्चन भी बन जाता है कि क्या ये एक सोशल इंस्टीट्यूशन है या नहीं। यस ऑफ कोर्स। और ये आपको इन्फोर्स कर देता है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर देते हैं। व्हेन वी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट पीपल बर्न इनटू अ पर्टिकुलर कास्ट। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बाय बर्थ हो जाती है, यानी कि हम लोग काफी बार ऐसी चीजें कर लेते हैं जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ होती हैं। सो यहाँ पे अगर एक वर्ड यूज किया जाए कि ये वो डिस्क्रिमिनेशन है जो बाय बर्थ आ जाती है, और डिस्क्रिमिनेशन जो होती है, ये खासकर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होती है और बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव भी होती है। कभी कभी ऐसे भी न्यूज आपको सुनने को मिले होंगे जब काफी बार इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लड़ाइयाँ, झगड़े, ऐसी सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं। ये भेदभाव समाज के अंदर है और इस भेदभाव का एक कारण बहुत बहुत और भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये बाय बर्थ का है। कास्ट सिस्टम लोगों को अलग अलग सिस्टम में बदल देता है, यानी अलग अलग क्लास में डाल देता है। यानी कि ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो कास्ट सिस्टम के द्वारा ऑक्यूपेशन और स्टेटस के ऊपर बात आ जाती है। पर्टिकुलर कास्ट क्या काम करती है और किस स्टेटस के साथ है, यानी भले ही वो बंदा कितना भी ऊपर चला जाए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको जिस नजर से देखते हैं वो वही होता है कि ये इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है, यानी कि भेदभाव होना शुरू हो जाता है। और ये बड़े ही छोटी उम्र में ही शुरू हो जाता है और हर एक कास्ट को हम एसोसिएट करते हैं पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, और ये भी माना जाता है कि इन्फोर्स किया जाता है कि वो वही जॉब करे। इसका मतलब है कि आप पर्टिकुलर कास्ट को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, क्योंकि ये बर्न इनटू है, क्योंकि वो उसी में पैदा हुआ और फिर उसको बाय फोर्सली या सोसाइटी की तरफ से प्रेशर होता है कि वो अपने कास्ट के ही काम को आगे ले जाए, बिकॉज दे हैड नो चॉइस। सो सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल पेज, कि क्या आप मानते हैं, इस बात से आप एग्री करते हैं कि बहुत बार कास्ट उसको अपने ही कास्ट सिस्टम के अंदर रह के काम करना पड़ता है, इससे उसकी जो स्किल्स होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसकी कास्ट सिस्टम की वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, बहुत ही ह्यूमिलेट होता है, एक्सप्लॉइटेटिव हो जाता है, वो अचीव नहीं कर पाता जो उसने सपने देखे होते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक बिल्कुल बहुत बड़ी फोर्स होती है कि वो एक पर्टिकुलर कास्ट से है, जिस कास्ट को इजाजत नहीं है अच्छे अच्छे काम करने की या वो काम करने की जिसकी वो चाहत रखता है। यही वो चीज आपको समझनी है कि क्या ये वो फैक्टर बनता है जिससे भारत की एक इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति पे जो है वो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। और ये हुआ है। आ, हमारे बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, जहां पे रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई और उनका जो टैलेंट है वो समय पे नहीं आ पाया। तो डज कास्ट सिस्टम इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ? यस ऑफ कोर्स। ये इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। थोड़ा सा और एनालिसिस करेंगे कि क्या ऐसा सच में है कि कास्ट सिस्टम हैम्पर करता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। यानी आप इसको इस तरीके से समझिए कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है वो भारत की उन्नति, भारत की डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा रुकावट बन के खड़ा है। इसको खत्म करना ही करना होगा यदि भारत को बहुत आगे जाना है। और मैं इस बात को बड़े एक क्लियर कट में कहता हूं, ऑफ कोर्स, क्योंकि हर एक देश अब इन चीजों को बिल्कुल सोसाइटी से दूर कर रहा है, क्योंकि इससे टैलेंट जो है वो खत्म हो रहा है।
3 तरीके होते हैं, आप इसको चेंज भी नहीं कर सकते, ये आपको इसी तरीके से अपने मेंस के आंसर में लिखने पड़ेंगे कि सर डज कास्ट हैम्पर द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया? सो आंसर विल बी यस। अब सवाल है कि ये 3 तरीकों से होता है, तो पहली तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका क्या है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ओनरशिप एंड लैंड इनइक्वालिटी आ जाती है। जो कास्ट सिस्टम है वो ओनरशिप बहुत कम देता है, लैंड की इनइक्वालिटी आ जाएगी, उन लोगों के पास जमीनें रहेंगी, लैंड इनइक्वालिटी उन लोगों के पास होगी जो बहुत बड़ी बड़ी कास्ट से बिलोंग करते हैं। अब आप सोचिए कि सीधा लैंड जो है वो एग्रीकल्चर सिस्टम से रिलेटेड है, जो प्रोडक्टिविटी है वो फेलियर की ओर जाती जाएगी, और खासकर एग्रीकल्चर फॉर्म सेक्टर में अगर हम पीछे चले गए तो हम बहुत 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 इकोनॉमिकली नीचे आ जाएंगे। क्या आप ये भी एक कारण मानते हैं कि जमीनें ना होना, उनका प्रॉपरली डिवीजन ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, जहां पे कास्ट सिस्टम की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी ऐसे स्टेप उठाए थे जहां पे लैंड यूटिलाइजेशन के लिए हर एक को वो जमीन दी जाए ताकि लोग उसका प्रॉपरली यूज कर पाए। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि अभी भी फेवरेटिज्म चलता है हमारी हायर एजुकेशन के अंदर, और हिस्टोरिकल निग्लेक्ट यानी कि पीछे भी इन लोगों के साथ वो इंसाफ नहीं हुआ, वो नहीं मिला जिसकी इनको जरूरत थी। हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक एजुकेशन से बहुत दूर हैं। फेवरेटिज्म का मतलब ये होता है कि हायर एजुकेशन तक नहीं जा पाते, और हिस्टोरिकली यानी कि पीछे भी उनको एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिली। जब एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो ये भी आपके इकोनॉमिक पे बहुत असर डालेगा। तीसरी चीज, कास्ट बेस्ड एंट्री। अभी भी हमारे काफी सारे ऐसे सेक्टर हैं, वो मॉडर्न सेक्टर की बात कर लें, पब्लिक सेक्टर की बात कर लें, जहां पे कास्ट बेस्ड एंट्री में बैरियर लगा हुआ है, और कहीं ना कहीं आज भी ऐसे बहुत सारे काम है जहां पे उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये 3 चीजें आपकी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को रोकेंगी। यदि भारत आगे बढ़ना चाहता है, यदि युवा आगे जाना चाहता है, तो हम लोगों को इस तरीके की चीजों से बड़ा दूर रहना पड़ेगा। और सच में ये बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है अगर ऐसे ही हम लोग चलते रहे। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी मेंस में कि किस तरीके से, तो पहले आप ओनरशिप फिर फेवरेटिज्म को खत्म करिए, और कास्ट बेस्ड एंट्री का जो सिस्टम है वो भी खत्म होना चाहिए। अगली चीज जरा देखिए कि भारत के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म टाइम टू टाइम किए गए। एक इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत ही जो पीछे हुआ कास्ट सिस्टम को लेके, एग्रीकल्चर के अंदर डिड नॉट बेनिफिट एट ऑल, ये 1990 में किया गया। लेकिन इस रिफॉर्म से भी भारत के जो कास्ट सिस्टम के अंदर जो लोग आते हैं उनको इसका कोई फायदा नहीं मिला, फॉर 2 रीजन। पहले तो हिस्टोरिकली निग्लेक्ट किया गया, एजुकेशन नहीं मिली। फिर बैरियर इरेक्टेड, अपर कास्ट लोगों ने उनको ऊपर नहीं उठने दिया। वही सिस्टम सोसाइटी का चलता रहा, समय समय से रिफॉर्म हुए, लेकिन ऐसा रिफॉर्म कोई नहीं हुआ जिससे हम ये कह सकते हैं कि एक पूरा चेंज आ गया। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर हम लोगों को इकोनॉमिकली ग्रोथ के लिए जाना है तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म जरूरत है, जहां पे हम लोगों को, इन लोगों को पर्टिकुलरली कास्ट सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करने की जरूरत है, और जिससे आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा। यदि अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं होता तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। अगली चीज आप देखिएगा कि एजुकेशन को लेके जब हम सबसे बड़ी बात करते हैं कि किसी भी देश की तकदीर जो है वो उसकी एजुकेशन सिस्टम होता है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सिंस लास्ट, जब से कॉलोनियल टाइम चला। पहले एक समय था जब एजुकेशन सिस्टम को ज्यादा इम्पोज किया जाता था, यानी कि मदर ऑफ टंग इंग्लिश रखी जाती थी। ये वो समय था जब उनको प्रॉब्लम हुई। उसके बाद समय बदला, ब्रिटिश कॉलोनिस्ट एजुकेशन जो है उन्होंने एलीट क्लासेस को पढ़ाया, पर्टिकुलरली फ्रॉम बंगाल, जो कि आपकी बुक में है। 19th सेंचुरी के अंदर सिर्फ मिडिल क्लास और अपर क्लासेस को ही पढ़ने का हक था, नीचे की क्लासेस फिर नहीं जा पाई। समय फिर बदला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम ये मानते हैं कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे कास्ट में लोग हैं जो अभी भी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। अगर हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो हमें इनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इंडिया की सोसाइटी के अंदर बदलाव तभी आएगा जब हर एक यूथ, हर एक बंदे के पास एजुकेशन होगी, सो दैट इट विल बी easier for us to differentiate between the wrong and right. That is the best way to compete, or to best way to come out from such kind of mess. और यही एक तरीका भी हो सकता है
अगर किसी देश को कुछ देना है, अगर किसी को कुछ आप दे सकते हैं तो वो एजुकेशन है, क्योंकि रेस्ट ऑफ थिंग्स वो खुद ही कर लेगा। वे फॉरवर्ड में मुझे यही लगता है कि ऑल द नेशन जो आपको आज बहुत वेल डेवलप देखने को मिलते हैं, इंक्लूडेड यूरोपियन साइड्स में अगर आप देखते हैं, रेस्ट कंट्रीज को भी अगर आप देखते हैं, अगर उन्होंने आज कुछ अचीव किया है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ये ग्रोथ जो उनको आपको मिली, जो ग्लोबल सेक्टर पे आप देखते हैं, जो बहुत बड़े बड़े तो हैड अ लैंड रिफॉर्म कंबाइन विद अ ह्यूमन कैपिटल। उन्होंने जो रिफॉर्म किए वो एक तो लैंड रिफॉर्म को जो किया वो ह्यूमन कैपिटल के साथ मिक्स करके किया है। इन्होंने बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और प्रमोटिंग द कैपिटलिज्म, क्योंकि जब जब कैपिटलिज्म प्रमोट होगा, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरल सेक्टर्स जो है ये भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि कैपिटलिज्म एक समय में सिर्फ अपर कास्ट को ही जो है, अपर क्लास को ही जो है वो बेनिफिट देगा, लेकिन कैपिटलिज्म अगर इनफॉर्मल और फॉर्मल वे में होगा तो डेफिनेटली ये नीचे वाली क्लास को भी बेनिफिट देगा। दूसरी चीज जो हमें वे फॉर्वर्ड में दिखती है, हमें ग्रोथ करनी पड़ेगी विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। हमें एग्रीकल्चर में लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो लैंड हमारी यूज नहीं हो रही है उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें एजुकेशन को भी वही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, और इक्वल हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को, समाज के साथ साथ हमें कल्चरल चेंज भी लानी पड़ेगी, और ये सारी चीजें विद इन इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव हैं। और मुझे ये लगता है कि भारत अगर इस तरीके से, वे फॉरवर्ड में हम यही कहेंगे, अगर हम लोग गवर्नमेंट को देखते हैं, अगर इस तरीके की चीजें आएंगी तो डेफिनेटली आपको एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। बट अभी हम ये कह सकते हैं कि यस ऑफ कोर्स इकोनॉमिक जो बैरियर हमें देखने को मिलता है, जो डेवलपमेंट का बैरियर हमें देखने को मिलता है, तो यस ऑफ कोर्स इट्स क्लियरली शोज दैट कि द कास्ट सिस्टम इज हैम्परिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, और जब भी हम एडिटोरियल पेज पढ़ते हैं, ऐसी चीजें एनालिटिकल करके जब हम पढ़ते हैं, ये चीजें बुक में नहीं मिलती, हम लोगों को जोड़ना पड़ता है। ये टॉपिक आपका हिस्ट्री भी कंप्लीट करेगा, ये टॉपिक आपका इंडियन सोसाइटी भी कंप्लीट करेगा, और ये टॉपिक आपको इकोनॉमिक में भी बता रहा है, बिकॉज आवर इकोनॉमिक सिस्टम इज अ वेलफेयर इकोनॉमिक सिस्टम। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत 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 शुक्रिया मेरी वीडियोस को प्यार देने के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज आपको क्या सीखने को मिला। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जितना मेरे से हो सकता है, जितने भी एडिटोरियल पेज हैं या करंट अफेयर की न्यूज जो जितनी भी होगी, कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए लेके आऊं। आपका प्यार और आपके कमेंट से सराहना मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, और मन में एक खुशी होती है कि और वीडियोस आप लोगों के लिए, और जल्द ही मैं आप लोगों को फेस टू फेस भी मिलूंगा। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सिर्फ कीप फोकस ऑन योर कंटेंट एंड द वे वी नीड ऑफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, और याद रखिए कि यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, इट्स अ लॉन्ग मैराथन, इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली आप इसको क्रैक करके रखेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और कुछ करंट अफेयर की न्यूज के साथ। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।